तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम 3.2 सॉल्यूशन। कंटिन्यू पार्ट 2 चल रहा है ना। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया है 3.2 का सॉल्यूशन में, जिसमें हमने 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। और अब पार्ट 2 में 15 से लेकर 22 तक के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो कंटिन्यू वीडियो चल रही है, सब कुछ बातें बताइए आपको, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं थोड़े से, तरीका अब अलग हो जाएगा क्वेश्चन करने का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, नंबर 15। कहता है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वेयर ए इज ये, जहां पर ए हमारा मैट्रिक्स है। तो सुनो, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जहां पर ये ए है वहां तो मैं ये वाला मैट्रिक्स पुट कर दूंगा, जहां पर आई है वहां पर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसी ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे आएगा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे आ जाएगा ए। सर रहा सवाल ए स्क्वायर कैसे आएगा, तो पहले हमको ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम्पल्स में कि ए की मल्टीप्लाई ए में करनी होती है। ऐसा मत कर देना कि कभी आप इन्हीं एलिमेंट्स का स्क्वायर करके लिखना शुरू कर दो कि 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1। ऐसे नहीं होता। ए स्क्वायर फाइंड ए की मल्टीप्लाई ए में करके आएगा। तो मैट्रिक्स ए लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 की मल्टीप्लाई ए में ही कर दो। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो इस तरह आएगा मेरे पास ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करनी हमको आई गई है क्योंकि हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं। 15 क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं पार्ट 1 में। तो शुरू करते हैं इस रो के एलिमेंट्स की इस कॉलम में। तो 2 2 जा 4, 0 की 2 में 0, 1 की 1 में 1। अब इस रो के एलिमेंट की इस कॉलम में करेंगे तो 2 की 0 में 0, 0 की इस वाले 1 में 0, 1 की माइनस 1 में माइनस 1, 2 की 1 में 2, 0 की 3 में 0, 1 की 0 में 0। ठीक हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरी रो को लेकर इस कॉलम में करेंगे तो 2 की 2 में 4, 1 की 2 में 2, 3 की 1 में 3, 2 की 0 में 0, 1 की इस वाले 1 में 1, 3 की माइनस 1 में माइनस 3, इस 2 की 1 में 2, 1 की 3 में 3 और 3 की 0 में 0। क्लियर होगी बात। चलो जी आगे देखते हैं। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो 1 की 2 में 2, माइनस 1 की 2 में माइनस 2, 0 की 1 में 0। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे 1 की 0 में 0, 1 की 1 में 1, 0 की 1 में 0, 1 की इस वाले 1 में 1, 1 की 3 में 3 और 0 की 0 में 0। तो यहां से अपने पास ए स्क्वायर आ गया। फाइनली 4 प्लस 1 5 माइनस 1 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 1 में से 3 गया माइनस 2, 2 और 3 5, 2 में से 2 गया 0, माइनस 1 और माइनस के 2। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई है, ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर को मैंने कैसे फाइंड किया, ए की मल्टीप्लाई ए में करके। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया है ना, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a, मतलब a का 5 टाइम, वो लिखा हुआ है ऊपर a, उस a को 5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ले रहा हूं, है ना, 5a। तो 5a जब करोगे तो 10 0 1, 5 टू जा 10, 1 5 15 5 और ये कितना हो जाएगा माइनस 5 और 0 प्लस 6i 6i। अब याद करो i क्या था, 3/3 का i क्या होता है 1 0 1 0 1 0 0 0 1, और इसको लेना है 6i, 6 टाइम्स लेना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 6 0 6, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, 1 0 0, ठीक है। तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर में इधर लिख देता हूं उसका। तो फाइनल जो आंसर आएगा, देखो तीनों को एक साथ सोल्व कर दूंगा मैं। 5 माइनस 10 तो क्या बचेगा -5, -5 और प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 1। इस एलिमेंट को पकड़ते हैं -1, तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो खाली क्या रहेगा -1। इसके बाद 2 माइनस 5 -3 और ये 0, तो -3। चलो जी नेक्स्ट 9 माइनस 10 तो -1 और ये 0, तो -1, -2 -5 -7 और प्लस के 6 तो -1, 5 -15 तो -10 और ये 0, तो माइनस के 10,
0 -5 तो -5 और ये 0 तो -5, -1 और माइनस माइनस प्लस तो 5 और ये -1 तो 4 और ये 0 तो 4, -2 -0 तो -2 और 6 4। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की फाइनली वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही है। कहता है कि इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज O। O मींस जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो नहीं लिखा, ये O लिखा हुआ है, मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो हमको A क्यूब चाहिए, A स्क्वायर भी चाहिए। A तो है अपने पास और I तो होता ही अपने पास ऑलरेडी। तो A क्यूब फाइंड करने के लिए पहले मैं A की मल्टीप्लाई A में करूंगा तो A स्क्वायर आएगा, फिर उस A स्क्वायर की फिर से A में करूंगा तो A क्यूब आएगा। इस तरह से थोड़ा लंबा थोड़ा काम है, करेंगे बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। करते हैं तो देखते हैं। इधर A स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हाउ टू फाइंड A स्क्वायर, वी हैव टू मल्टीप्लाई A इंटू A। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब तो आपको मल्टीप्लाई करनी आ गई होगी ना, तो थोड़ा सा तेजी से कर दूंगे इस बार। 1 0 2 थोड़ा तेज कर दूंगा काम बिना आपको समझाते हुए, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करनी आपको समझा दी है। अब तो देखो A स्क्वायर क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ इस रो की इस कॉलम में। 1 की 1 में 1, 0 की 0 में 0, 2 की 2 में 4। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 1 की 0 में 0, 0 की 2 में 0, 2 की 0 में 0। नेक्स्ट आएगा 1 की 2 में 2, 0 की 1 में 0, 2 की 3 में 6। मैंने कहा भी था आपसे एग्जाम्पल्स में कि जब हम काफी क्वेश्चन कर चुके होंगे तब मैं इनको फास्ट तैयार करूंगा। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो 0 की 1 में 0, 2 की 0 में 0, 1 की 2 में 2। नेक्स्ट 0 की 0 में 0, 2 की 2 में 4, 1 की 0 में 0, 0 की 2 में 0, 2 की 1 में 2, 1 की 3 में 3। नेक्स्ट 2 की 1 में 2, 0 की 0 में 0, 3 की 2 में 6, 2 की 0 में 0, 0 की 2 में 0, 3 की 0 में 0। नेक्स्ट 2 2 4, 0 की 1 में 0, 3 3 9। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ जाएगी ए स्क्वायर की। क्या आ जाएगी, 1 + 4 5, ये 0 और ये 8, 2 4 5 8 0 और 13। तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर की। अब ए क्यूब देखते हैं ना। ए क्यूब के लिए मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर की ए में, ए स्क्वायर की ए में। तो ए स्क्वायर तो आई क्यूब का था ये वाला, 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13 की मल्टीप्लाई ए में करनी है। ए वो लिखा हुआ ऊपर 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखो यहाँ पर अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि मैंने ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई में ए में कर रहा हूँ, ए क्यूब फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए में कर रहा हूँ, उल्टा भी कर सकते हैं। ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करके भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करके भी कर सकते हैं। अब सुनो, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। चलो जी, इस रो की इस कॉलम में 5 की 1 में 5, 0 की 0 में 0, 8 की 2 में 16। नेक्स्ट 5 की 0 में 0, 0 की 2 में 0, 8 की 0 में 0, 5 की 10 2 में 10, 0 की 1 में 0, 8 की 3 में 24। इस रो को लो अब, 2 की 1 में 2, 4 की 0 में 0, 5 की 2 में 10। नेक्स्ट 2 की 0 में 0, 4 2 जा 8 और 5 की 0 में 0। नेक्स्ट 2 की 2 में 4, 4 की 1 में 4, 5 की 3 में 15। नेक्स्ट 8 की 1 में 8, 0 की 0 में 0, 13 की 2 में 26। नेक्स्ट 8 की 0 में 0, 0 की 2 में भी 0, 13 की 0 में 0। नेक्स्ट 8 की 2 में 16, 0 की 1 में 0, 13 की 3 में 39। ठीक हो गया। तो ये मैंने ए क्यूब भी फाइंड किया। इधर ले देते हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब कितना आया, 16 और 5 21, ये तो 0 आ रहा है बार बार, 24 और 10 34। नेक्स्ट 2 और 10 12, 0 और 8 8, 4 और 4 8 और 15 20 कितना 3। नेक्स्ट 8 और 26 34, 0 और 39 और 16 कितने हो जाएंगे भैया, 55। तो ये 55। अब हमारे पास ए क्यूब भी है, हमारे पास अब ए स्क्वायर भी है और हमारे पास ए भी है। तो क्या करेंगे, जो प्रूव करना है ना वहां से लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं एक बार। लेफ्ट हैंड साइड है ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। चलो जी, ए क्यूब लिखते हैं पहले। ये तो हो जाएगा ए क्यूब 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6a स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को लिखा हुआ 6 से मल्टीप्लाई करके लूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो 6 की 5 में 30,
0 और 6 की 8 में 48, ठीक है। 6 से कर रहे हैं तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 पंजा 30, 6 अट्ठे 48, ये 0 और 6 6 78, ठीक है। प्लस 7a, प्लस 7a, इस a को 7 से मल्टीप्लाई करके लेंगे, 7 से, 7 की 1 में 7, 0, 7 टू जा 14, 7 के 0 में 0, 7 टू जा 14, 7 1 जा 7, 7 टू जा 14, 0, 7 3 जा 21, प्लस 2i, i क्या होता है मैं लिखकर दिखाता हूं एक बार, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 2i करना है, 2i, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ले लेंगे एक बार, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इन चारों को सिंप्लीफाई कर लो और जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, सही कर रहे हैं कि हम 21 माइनस के 30, माइनस के 9 हो जाएगा यहां तक, माइनस के 9 और प्लस के 7, माइनस 2 होगी और प्लस 2, 0, मतलब जो सबका पहला एलिमेंट है 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 0 आ जाएगा। चलो जी, 0 0 0 0 0 आ जाएगा। तीसरा एलिमेंट 24 माइनस के 48, तो माइनस के 14 प्लस के 14, 0 और ये भी 0, तो 0। चलो जी, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, ये वाला 12 माइनस 12, 0 और ये भी 0 और ये भी 0। अगला देखते हैं 8 माइनस 24 माइनस के 16 प्लस के 14, तो माइनस के 2 और प्लस के 2, तो 0। अगला एलिमेंट देखते हैं 23 माइनस 30 माइनस के 7 प्लस के 7, 0 हो जाएगा और ये 0, तो 0। 34 माइनस के 48 माइनस के 14 प्लस के 14, तो 0 बन गया और ये 0 है ही, तो 0 हो गया। 0 0 0 0 0 हो गया। 55 माइनस 78 माइनस के 23 और प्लस के 21, तो माइनस के 2 और प्लस के 2, तो 0। तो दिस इज जीरो मैट्रिक्स यानी कि O। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है वो हमसे कि इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2/2 का है एंड I इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का है, तो फाइंड K। K की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से कि A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, KA माइनस 2I। तो ये इक्वेशन गिवन है, ये तो प्रूव नहीं करना, इधर ये गिवन है, वैल्यू फाइंड करनी है अननोन K की, जो अननोन वैल्यू K है ना, कुछ गिर गया आंख में, K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर A स्क्वायर चाहिएगा, इधर KA माइनस कितना, 2I। तो शुरू करते हैं पहले A स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 4 माइनस 2 की मल्टीप्लाई A में कर देंगे ना, 3 माइनस 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए इन एलिमेंट्स का स्क्वायर करके लिख देते हैं, वो गलत होता है, ऐसा नहीं करना। ए स्क्वायर मतलब ए की ए में, इज इक्वल टू के ए मतलब 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i, 2 इंटू आई, आई मतलब 1 0 0 1, ठीक हो गया। चलो जी करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 3 9 माइनस के 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3 की के में करोगे तो 3 के माइनस 2 के, इधर 4 के माइनस 2 के, माइनस 2 से अंदर करेंगे तो 2 0 0 2। चलो जी, ये क्या बन के आएगा फाइनली 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 12 में से 8 गए 4, और ये कितना माइनस के 4। इधर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 3 के माइनस 2 माइनस 2 के माइनस 0, तो मतलब माइनस के 2 के, 4 के माइनस 0 तो 4 के माइनस 2 के माइनस 2। नाउ वी यूज इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो अब हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 3 के माइनस 2, दूसरा इज इक्वल टू दूसरे का रखो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 के, 4 को रखो 4 के इक्वल, 4 इज इक्वल टू 4 के, और माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 के माइनस 2। अब इन चारों से वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से भी यहां से भी, और के की वैल्यू तभी हम वैलिड मानेंगे जब चारों से सेम आएगी। अगर अलग अलग आएगा फिर आंसर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ के नॉट पॉसिबल, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी फाइंड करनी। तो यहां से देखो जरा ध्यान से, 2 गया इधर तो 3 गया कौन में, तो के की वैल्यू 1 आ रही है, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो के की वैल्यू 1 आ रही है, 4 से 4 कैंसिल, तो के की वैल्यू 1 आ रही है, और इधर से भी के की वैल्यू 1 आ रही है।
क्योंकि चारों जो के की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस के की वैल्यू फाइनली 1 हो जाएगी। ठीक है, तो कोई बच्चे क्या करते हैं, कई बार इस तरह क्वेश्चन में आ जाता है कि वैल्यू अलग अलग आएंगी। अगर वैल्यू अलग आ रही है ना, तो फिर उसका आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो के की वैल्यू सेम आनी चाहिए, 1 आ गई है। ठीक है, तो नोट करेंगे उसको तुरंत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है। देन सो दैट, ये शो करना है आई प्लस ए की वैल्यू ये लानी है, आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। तो ये एक मात्र ऐसा क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और जिस तरह मैं क्वेश्चन को कराऊंगा ना, उसी तरह से करना है। अगर आप सोचोगे कि मैंने बड़ा करा है और कोई आपको इसको छोटा करा देगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तरीका मैं करा रहा हूँ वही सब कराएंगे, क्योंकि इस तरीका है ही वो, उससे अलावा इसका क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब शॉर्ट मेथड इसका कोई नहीं है, जो भी है जो मैं करूंगा वही वाला है। तो सुनो, करना क्या है, ये ए है, ये आई है, ये फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उसके बाद फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, दोनों सेम आनी चाहिए। क्लियर है बात? तो पहले मैं जरा इधर आपको इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर देता हूं एक बार। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं कह रहा है, वो सिंपल सा कह रहा है आई प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है वो, आई प्लस ए। आई तो कितना है, 1 0 0 1 प्लस ए कितना है मेरे पास, ए है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो बोर्ड पे मेरे को जगह चाहिए, उसके लिए मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2। 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया। अब मैं राइट हैंड साइड फाइंड करूंगा, जो थोड़ा बड़ा काम है, लंबा छोटा काम है। तो हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख देते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ चुकी है, 1 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 1। क्वेश्चन आपको कैसे करना है अपनी कॉपी पे, देखो आपके पास तो कॉपी है, तो पहले आप क्वेश्चन उतारोगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दोगे ऐसे, उसके नीचे राइट हैंड साइड सोल्व कर दोगे। वो तो 12th क्लास में तो इतनी बात तो समझ सकते हो आप, कोई नहीं। तो ये मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको, ये ए था ये आई था, आई प्लस ए फाइंड कर दिया, मतलब मैंने इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दी, वो लिख दी। अब हम लेके चलेंगे RHS। अब हम इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, दूसरी रो में है साइन एल्फा कोस एल्फा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, पूरा बोर्ड भर देंगे ये वाला, और सोल्व करके ये ही लाना है, क्योंकि एलएचएस तो यही आई है ना। तो ये सारी बातें हटा देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको भी हटा देते हैं। अब मेरा काम सिर्फ ये रह गया कि इस आरएचएस को सोल्व करो और ये लाके दिखाओ। क्लियर है बात? तो अब इस आरएचएस को ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, सुनो, बहुत ध्यान से देखना। आई माइनस ए, तो आई माइनस वो लिखा आई 1 0 0 1, तो ये तो मैट्रिक्स कौन सा है, आई माइनस ए क्या है, ए है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक, और ये है ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट है, ये क्या है, सिंपल वाला ब्रैकेट। तो ये तो हो गया आई माइनस ए। इस आई माइनस ए की मल्टीप्लाई होनी किसमें है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा में, इसमें तो होनी है ना। चलो जी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हम माइनस करेंगे, तो क्या मैट्रिक्स बचेगा, 1 माइनस 0 मतलब 1, 0 माइनस और ये माइनस तो प्लस, यानी कि 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 तो 1। तो इसकी मल्टीप्लाई होनी किसमें है, कोस एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक, तो अब क्वेश्चन सिर्फ क्या बच गया अपने पास, अगर देखा जाए तो मैंने आई माइनस ए फाइंड करके बना लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और वो आना चाहिए। अब देखो कैसे होगा ये काम, मल्टीप्लाई करनी तो आती है ना, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं हम आए आज तक, इस रो की इस कॉलम में। चलो जी 1 की कोस एल्फा में करो, तो कोस एल्फा
tan अल्फा बाई 2 की किस में हो जाएगी, sin अल्फा में। तो क्या बनेगा, sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। अब इस रो की इस कॉलम में 1 की माइनस sin अल्फा में, तो माइनस के sin अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 की cos अल्फा में, तो cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। इसके बाद इस वाले रो की इस कॉलम में tan अल्फा बाई 2 की cos अल्फा में हो जाएगी, तो माइनस के cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, और 1 की हो जाएगी sin अल्फा में, तो sin अल्फा। इसके बाद इस वाले रो की इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, और 1 की cos अल्फा में करेंगे तो cos अल्फा। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कुछ नहीं किया, अभी मैंने आदत ली थी, आदत से मैंने पहले ये वाला i माइनस ए को सोल्व करा, ये तो लिख दिया था मैंने यहां पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी अपने वही पुराने वाले तरीके से। अब सुनो, अब क्या होगा, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट वो लिखा हुआ, मुझे इसको सोल्व करके वो लाना है, ध्यान सुनना। मतलब ये तो बन जाए कितना 1, ये क्या बन जाए tan अल्फा बाई 2, ये भी tan अल्फा बाई 2, और ये 1। तो हमको दिख रहा है कि हमको जो एंगल लाना है ना tan में, वो लाना है अल्फा बाई 2 में, जबकि हमारे पास एंगल अल्फा बाई 2 में है, बट अल्फा में भी है। तो एक बात बताओ, हमारे पास क्लास 11th में ना एक फॉर्मूला था साइन थीटा का, मैंने आपको लिखवाया था, समझाया था, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक कोस में भी था ऐसा ही फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इनको बोलते हैं हम हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, है ना। चलो जी, इन फॉर्मूलों को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो जहां पर cos अल्फा है वहां पे cos का लगाओ, जहां sin अल्फा है वहां पे sin का लगाओ, और कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है, अब कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम इसको। चलो जी शुरू कर देते हैं। cos अल्फा, वो लिखा cos अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसके इनटू में भी कितना है, एक tan अल्फा बाई 2। तो ये अभी सिर्फ क्या आया, पहला मैट्रिक्स आया, पहला मैट्रिक्स, सॉरी 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 पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट, ठीक। पहला नीचे वाला लिख दूं, नीचे वाला माइनस cos अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस, यहां लगाएंगे sin अल्फा का 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास, तो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, और मुझे को इस बोर्ड का सहारा भी आज लग रहा है कि लेना पड़ेगा। तो देखो ये अब लिख रहा हूं, ये वाला एलिमेंट, ये वाला, ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट में ऐसा लिखूंगा, माइनस साइन अल्फा जो है ना, साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस, समझ रहे हैं ना, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2, ये पूरा इस तरीके से। अब यहां पे आ जाओ साइन अल्फा में, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। समझ में आ रहा ना क्या लिखा हुआ है, ये पूरा पहला एलिमेंट है, A11 है, ये A11 है, ये इतना A12 है, ये इतना A21 है, ये इतना A22 है। अब मेरे पास सारी कैलकुलेशन सिर्फ tan अल्फा बाई 2 में आ गई, और अब मेरे को ये लाना है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, एक बात समझाऊंगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, है ना। चलो जी शुरू कर देते हैं आगे की बात। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है, और ये अगर आप एक बात थोड़ा सा समझ रहे हो, तो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, जो नीचे यहां लिखा हुआ है वो यहां लिखा हुआ है, तो ये एलसीएम आएगा इस टर्म का, है ना।
ये इस टर्म का क्या आएगा, एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और जब ये एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस, यहाँ भी तो एलसीएम यही आया था, तो यहाँ पर ये इंटू ये, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये बताओ बात समझ में आ गई क्या, मुझे लगता है आगे होगी भाई। इन दोनों का एलसीएम तो ये आ गया, जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट, यहाँ पर ये दोनों बचेंगे। ऐसे वहां पे एलसीएम लेता हूँ, ये एक टर्म है प्लस ये दूसरा टर्म है, इसका और इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहां पर तो क्या बचा, देखो बाहर माइनस लगा हुआ है, यहां बचेगा माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2, ठीक है। और जब ये एलसीएम लिया था मैंने यहाँ पर, तो यहाँ तो इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो टेन अल्फा बाई 2 की 1 में भी होगी, तो प्लस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई 2, टेन क्यूब अल्फा बाई 2, और ये पूरे लाइन ऐसे जा रही है। क्लियर है, चलो ये a11 है, ये a12 है पूरा का पूरा। ऐसे यहाँ पर इसमें भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो जब माइनस लगा हुआ है बाहर, इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे ना, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई 2, और ये प्लस में भी तो जाएगा भाई, प्लस 2 टेन अल्फा बाई 2, प्लस कितना, 2 टेन अल्फा बाई 2। इन दोनों का एलसीएम ये आ गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाला में चलो, इसको थोड़ा बड़ा कर लूं क्या, ये मैंने लाइन खींच दी अपॉन वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये इसका एलसीएम आ गया। टेन अल्फा बाई 2 की जब 2 टेन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। और प्लस वन माइनस कितना, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में, मैं देख लेता हूँ एक बार फ्रेम में कैसा आ रहा है बोर्ड में, मोबाइल में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा आगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये 1 है लिख दिया, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से एक घटेगा तो एक बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और अपॉन में भी ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां चलते हैं, ये टेन अल्फा बाई 2 है, ये माइनस के 2 टेन अल्फा बाई 2 है, तो माइनस का एक बच जाएगा, माइनस का टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई 2, माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई 2। चलो जी, अगला कॉलम, अगला एलिमेंट, माइनस के टेन अल्फा बाई 2, ये है 2 टेन अल्फा बाई 2, तो 2 में से एक गया तो बचा टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई 2, टेन क्यूब अल्फा बाई 2, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां पर 2 टेन स्क्वायर और ये माइनस के 1 है, और ये 1 लिखा हुआ है अपना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 कितना 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 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये तो हमको लाना है, ये तो हमको लाना है, ठीक है। तो इतना सही में आ गया होगा। अभी इधर हमको, इधर मेरे को जगह चाहिए है ना, इधर जगह के लिए हम एक काम करते हैं, इसको नोट कर लेंगे, पहले मैं रब कर दूंगा इधर से जरा। चलो अब क्या हुआ, वैसे तो क्वेश्चन समझ लो लगभग लगभग हो ही गया पूरा। ये चीज इस पे कैंसिल हो जाएगी इतनी, तो यहां रह जाएगा 1, यहां से, अच्छा यहां पर अपॉन का छूट गया, अपॉन का छूट गया, यहां से अपॉन में क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऊपर से माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन, माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, अपॉन में आ जाओ, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी टेन अल्फा बाई 2 कॉमन, तो यहां भी क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इससे छूट गया, ये बाबा छूट जा रहा है पता नहीं क्यों हमसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है।
और ये तो कैंसिल ही हो गया था नीचे का, तो क्या बच गया 1। मैट्रिक्स बंद करो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर क्या बचा 1। ठीक है, तो ये हमने सोल्व कर दिया। ये आगे हमारे पास राइट हैंड साइड, और देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम है, सो वी हैव टू राइट LHS इज इक्वल टू RHS। तो दोनों साइड हमने इक्वल ला दी है, तो क्वेश्चन हमारा प्रूव। तो ऐसे करना पड़ेगा, इसका तरीका और कोई नहीं है, ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, चलो जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है और अक्सर केस स्टडी में आते हैं, और अक्सर बच्चे इनको छोड़ देते भी हैं, करते भी नहीं है, बुक में छोड़ देते हैं, करने नहीं है। मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने एग्जाम्पल में भी इस बात का जिक्र किया था, जरूर करने हैं, केस स्टडी में आते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। फालतू की बकवास कर रखी होगी, करना कुछ भी नहीं है। समझते हैं एक बार। कह रहा है कि इट ट्रस्ट फंड रुपीज 30,000, कोई ट्रस्ट है जो फंड कर रहा है रुपीज 30,000 को, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जो 2 अलग अलग बॉन्ड में हमको इन्वेस्ट करने हैं 30,000 रुपीज को। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन determine how to divide rupees 30,000 among the 2 type of bonds if trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800 एंड रुपीज 2,000। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन को वहां का मैं रीड कर दिया क्योंकि मैं समझाना था। समझते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, बाद में बताएंगे, पहले एक बात बताओ। वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास 30,000 रुपए हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत सिंपल मैं बताऊंगा, सिंपल मैथ। 30,000 रुपयों को हमको 2 जगह इन्वेस्ट करना है। 30,000 का कुछ पार्ट एक जगह इन्वेस्ट करेंगे, बाकी पार्ट दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। हमने कहा भैया 30,000 में से x रुपए तो एक जगह इन्वेस्ट कर दो, और बचे हुए कितने 30,000 माइनस x, ये तो होगा ना बचे हुए रिमेनिंग, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दो। यहां से हमको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा 5%, यहां से हमको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा कितना है, यहां से हमको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा 7%। ठीक, तो x का 5% कुछ ना कुछ निकल के आएगा, वो हमारा इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर 30,000 माइनस x का 7% कुछ ना कुछ होगा, वो हमको यहाँ मिल जाएगा। वो ये कह रहा है कि ये टोटल इंटरेस्ट 1,800 रुपए हो, इन दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट हो वो कितना हो, 1,800 रुपए हो। तो हम कितना कितना अमाउंट, ये x कितना हो और ये वैल्यू कितनी हो, इन्वेस्ट करें। फिर इसका बी पार्ट भी है, बी पार्ट में कह रहा है कि ये अमाउंट हमको, ये जो इंटरेस्ट है ये हमको 2,000 रुपए चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है बात में, तो है ना, जैसे 1,800 वाला कर देंगे ऐसे 2,000 वाला कर देंगे। दोबारा समझते हैं। टोटल अमाउंट 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए को मुझको 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। पहला बॉन्ड कहता है कि मेरे पास अब जो भी इन्वेस्ट करोगे मैं 5% आपको इंटरेस्ट दूंगा साल के एंड में। दूसरा बॉन्ड कह रहा है कि मैं आपको 7% इंटरेस्ट दूंगा साल के एंड में। हम कह रहे हैं कि हमको टोटल इंटरेस्ट 1,800 मिल जाए फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन के। तो कितना कितना अमाउंट में इन्वेस्ट करूं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से। ठीक, हम यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से सोल्व तो करेंगे, मगर मैं कहता हूँ एक बार आप सिंपल मैथ लगाओ, सिंपल सिंपल जो हमारी दुनियादारी है वो लगाओ। कुछ पे क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा x का 5%। ये काम तो छठी क्लास बच्चा भी कर देगा। हम क्या करेंगे 5% ऑफ x प्लस, फिर हम क्या करेंगे 7% ऑफ 30,000 माइनस x। क्लियर है भाई, यहाँ का इंटरेस्ट कितना है 5% x का, यहाँ का इंटरेस्ट कितना है 7% इस संख्या का, और टोटल कितना आएगा इसका निकल के, टोटल कितना आएगा इसका 1,800। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, वैल्यू हो जाएगी x की और काम आ जाएगा आपका काम। क्लियर भाई, हमको टोटल इंटरेस्ट ये तो चाहिए, ये इंटरेस्ट कैसे आएगा x का 5%, ये इंटरेस्ट कैसे आएगा इस वाले अमाउंट का 7%, इन दोनों को टोटल करके इक्वल लगा देंगे 1,800 के और इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है आपकी बात। लेकिन हमको सिंपल तरीके से नहीं करना, हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं एक बार। मैंने आपको इसको करने का तरीका एग्जांपल में भी समझाया था। वैसे हमने माना लेट रुपीज x एंड रुपीज 30,000 माइनस x मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमको टोटल जो इंटरेस्ट है, टोटल जो कितना है इंटरेस्ट,
हमारे पास टोटल जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, है ना, फर्स्ट पार्ट, वो कितना है, ₹1800। तो अगर मैं इस ₹1800 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 1800 क्या है एक्चुअल में, एक 1/1 का मैट्रिक्स है। अगर मैं इस 1800 को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो एक्चुअल में ये क्या है, एक 1/1 का मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। लेट दो मैट्रिक्स मानने हैं, ए और दूसरे को क्या मान लेना है, बी। अरे ये तो आपको पता है ना कि मुझको पहले x का 5% फाइंड करना है और इधर इस संख्या का 7% फाइंड करना है, और दोनों को फिर मेरे को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो सुनो, ए में तो मान लो आप अमाउंट, पहला अमाउंट x है, दूसरा अमाउंट 30,000 माइनस x है, और दूसरे मैट्रिक्स को मान लो आप कॉलम मैट्रिक्स, उसको मान लो आप रेट इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है, यहाँ 5% है, यहाँ पर 7% है। और हम इस 5% और 7% को ऐसे ना लिख के, 5% का तो मतलब होता है 0.05 और 7% का 0. ऐसे लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आई, मुझे पता है नहीं है, डाउट है अभी मन में, ये क्यों लिखा हमने ऐसे। देखो, आपको फालतू की लैंग्वेज नहीं लिखनी कुछ भी, कि ए को हमने कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करा, बी को हमने रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करा, नहीं लिखना। सिंपल लिखो वी हैव, लेट कर लिया हमने, लेट ए इज इक्वल टू अमाउंट मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर, चाहो तो ज्यादा से ज्यादा बस लेट ए रिप्रेजेंट द अमाउंट मैट्रिक्स यानी कि अमाउंट, एंड बी रिप्रेजेंट द कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अब सवाल ये आया, दूसरा क्वेश्चन ये आता है मन के अंदर, कि इसको रो मैट्रिक्स मान लिया, इसको कॉलम मैट्रिक्स मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उल्टा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉलम मान लेना और इसको रो मान लेना, जब भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होगा, आंसर ठीक आए, मैं दिखाऊंगा करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब हमको जो अमाउंट लाना है एक्चुअल में, वो 1800 के इक्वल रखना है ना, जो किसका कैसा है, जो 1/1 का मैट्रिक्स है। अब सुनो, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक रो दो कॉलम, तो ये 1/2 का है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दो रो एक कॉलम, ये 2/1 का है। ऐसे ही अगर मैं चलो इस केस को बाद में कंसिडर करेंगे, है ना, इस केस को हम कंसिडर ही बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल वे में करते हैं। तो ये सोच के बताओ मुझको, नाउ मुझको ए बी करना चाहिए या मेरे को बी ए करना चाहिए, बता दो जरा सोच के। हमको मैट्रिक्स लाना है 1/1 का, तो देखो ए का साइज 1/2, बी बी का साइज 2/1, तो साफ दिख रहा है कि मेरे को जो मैट्रिक्स बनाना है वो बनाना है 1/1 का। तो ए की मल्टीप्लाई बी में करके इसके इक्वल लग दो। तो नाउ वी हैव ए बी इज इक्वल टू 1800, बस ऐसा कर देना, ए बी इज इक्वल टू 1800। ठीक है, हमने ए बी क्यों किया, हमने ए बी क्यों करा, हमने ए बी इसलिए करा ताकि हम, क्योंकि हमको ए की अमाउंट चाहिए 1800 और वो 1/1 का मैट्रिक्स है। तो 1/1 के लिए मैंने ए की मतलब बी में करी, क्योंकि अगर मैं बी की में करता तो 2/1 और 1/2, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, मगर फिर मैट्रिक्स आ जाएगा 2/2 का, 4 एलिमेंट आएंगे, हमको 4 एलिमेंट का करना ही कुछ भी नहीं है। तो चलो जी, ए कितना था, ए था x 30,000 माइनस एक्स इंटू बी, बी कितना है 0.05 0.07 इज इक्वल टू किसका रखा हुआ है, मैट्रिक्स 1800 के। उन्होंने कहा है ना कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का यूज करते हुए करो क्वेश्चन को, ठीक। तो ये मैं आपको वो वाला केस करवा रहा हूं, अगर आपने ए को ऐसे माना और बी को ऐसे माना, जरूर नहीं आप ऐसे मान लेना। अब कुछ नहीं होगा, अब आपको बी ए करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका ऑर्डर कितना है 2/1, इसका ऑर्डर कितना है 1/2। अब आपको साफ देखो ध्यान से, अब आपको बी ए करना पड़ेगा, और बी ए को आपको 1800 के इक्वल रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रही है कुछ बात क्या हो रहा है यहाँ पर भाई। यहाँ पर हमने ए बी क्यों करा, क्योंकि हमको 1/1 का मैट्रिक्स चाहिए, तो हमने ए बी कर दिया। अगर आप ए को ऐसे मानोगे और बी को ऐसे मानोगे, तब आपको बी ए करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब समझ में बात आपको आ चुकी होगी वैसे तो। चलो अब क्या होगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, एक्स की तो कितना हो जाएगी, एक्स की मल्टीप्लाई 0.05 में, प्लस इस वाले अमाउंट, देखो ये वो चीज बन गई जो मैंने आपको सिंपल छठी क्लास वाले मैथ्स बताई थी। जब हम छठी क्लास में पढ़ते थे ना, तब हम इसके इक्वल लग रहे हैं, काम खत्म। अब ये वही इक्वेशन बन के आ गई आपकी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिंपल वाले तरीके से बताई थी, ठीक। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने के लिए पॉइंट हटाओ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा, बल्कि ऐसा करो, आप पॉइंट में इसको यहां लाओ ही मत, आप डायरेक्ट ना 5% था ना, तो 5/100 लिखो, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, है ना। इसको लिखो 7/100, परसेंट में लाओ, अब डिवाइड करो ही मत, ठीक। तो ये मैट्रिक्स क्या लिखे जाएंगे अब, ये फिर पॉइंट में दिक्कत आ रही है सोल्व करने में, है ना। ये लिखे जाएंगे 5/100
ये समझ में आ रही है बात? ये क्या लिखे जाएंगे 5/100, बस हमने उस पॉइंट को फ्रैक्शन में ही रखा। अब कैलकुलेशन इजी बन जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 2 0 और 2 0 और लग जाएंगी। क्लियर होगी बात? तो ये बन जाएगा 5x 7 या 21 और 4 0, 1 2 3 4 माइनस के 7x बराबर 1, 8 के सामने 4 0, 1 2 3 4, तो 5 माइनस 7 माइनस के 2x, देखो 2,10,000 और 1,80,000 कितने बचेंगे 30,000 माइनस के 30,000, माइनस के 30,000, तो माइनस के 2 से क्या बचेगा इज इक्वल टू 15,000। तो मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट, जो दो रिक्वायर्ड अमाउंट वो हमसे इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, वो x की वैल्यू ₹15,000 और 30,000 माइनस x, यानी कि वो भी ₹15,000। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया ए पार्ट का। तो समझाने में टाइम लगा है, इतना लंबा चौड़ा काम है नहीं, फटाफट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट को प्राप्त कर लेना। बी पार्ट में यहाँ पर सेम टू सेम करना, यहाँ 2,000 आ जाएगा, यहाँ 2,000, यहाँ 2,000, यहाँ 2,000, यहाँ पर क्या बन जाएगा अब 2 लाख, है ना? बस उसके हिसाब से कैलकुलेशन चल जाएगी, 5,000 ही आएगा, 25,000 ही आएगा, जहां 1,800 है वहां पर 2,000 लिख के कर लेना। नोट करो उसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये भी ऐसा ही है। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics book and 10 dozen economics book. Their selling price are rupees 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount the book shop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो कह रहा है, चाह रहा है कि एक बुक शॉप पर स्कूल हैज, एक द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री किताबें हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की हैं, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की हैं। इनकी सेलिंग प्राइस, और ये पर बुक का है, ये पर बुक का है, ₹80, ₹60 एंड ₹40। तो इनको बेचने में टोटल अमाउंट कितना मिलेगा ये बताना है, सिंपल सा। ठीक है, तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक देखते हैं पहले, कितनी है हमारे पास। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, देखो एक डजन में होती है 12, तो ये कह रहा है 10 डजन, तो 10 इंटू 12, तो 120 तो है हमारे पास केमिस्ट्री बुक। एंड नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक कितनी है 8 डजन, 8 इंटू 12, तो 96 बुक कौन सी हो जाएंगे मेरे पास फिजिक्स की। एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी हो जाएंगी भैया 10 डजन, तो 10 इंटू 12 यानी कि 120। तो ये मेरे पास तीनों बुक्स के नंबर आ गए। अब इन बुक का पर बुक का कॉस्ट दिया हुआ है ना, पर बुक का क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, लेट नंबर ऑफ बुक्स डिनोटेड बाय, नंबर ऑफ बुक्स डिनोटेड बाय मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स डिनोटेड बाय, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक डिनोटेड बाय मैट्रिक्स बी। अब मेरे पास सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं उसको मैंने क्या मान लिया मैट्रिक्स ए। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसको कॉलम मैट्रिक्स मानो या रो मैट्रिक्स मानो, तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं तो कॉलम में मान रहा हूँ। तो 120 केमिस्ट्री की बुक है, 96 फिजिक्स की बुक है, 120 इकोनॉमिक्स की बुक है। तो मैं यहाँ पर केवल आपको समझाने का लिख रहा हूँ कि सी केमिस्ट्री के लिए है, फिजिक्स 96 फिजिक्स के लिए है, पी मतलब, और इकोनॉमिक्स ई ये वाला हो जाएगा। इनका जो प्राइस है पर बुक प्राइस, वो मैं ऐसे रो में लिखूंगा, कितना है ₹80, ₹60, ₹40, ये इनका क्या हो जाएगा प्राइस। तो मैट्रिक्स ए डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ बुक को, मैट्रिक्स बी डिनोट कर रहा है प्राइस ऑफ बुक को। अब एक बार बताओ, अगर हम सिंपल मैप लगाएं, हम दुकान पे गए कि हमको 120 किताबें केमिस्ट्री की चाहिए, 96 फिजिक्स की चाहिए, इकोनॉमिक्स की 20 चाहिए, उसने कहा ले लो, एक किताब केमिस्ट्री की 80 रुपए की है, फिजिक्स की 60 रुपए की है, इकोनॉमिक्स की 40 रुपए की है। तो बिल कैसे बनेगा हमारा, 120 बुक लेंगे हम केमिस्ट्री की, और एक कितने की है 80 की, तो टोटल अमाउंट केमिस्ट्री का। फिर 96 लेंगे फिजिक्स की, जिसका रेट कितना है एक का 60 रुपए, ये निकल के आएगा। 120 लेंगे हम इकोनॉमिक्स की, इसका रेट कितना है एक का 40,
तो जो अमाउंट यहाँ आएगा उसको ऐड कर देंगे ना, ये तो करेंगे सिंपल मैथ में हम, अब भी वही करेंगे हम, अब भी वही करेंगे हम। ठीक, तो टोटल अमाउंट। अब सुनो, सवाल ये आता है कि मल्टीप्लाई ए की बी में करूं या बी की ए में करूं। तो हमने मैट्रिक्स बनाया किस ऑर्डर से है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है और ये 1/3 का मैट्रिक्स है। हमको अमाउंट लाना है, तो अमाउंट तो एक ही आएगा कुछ ना कुछ। मान लो अमाउंट 20,000 आएगा, मान लो, तो 20,000 तो एक अमाउंट है ना, तो ये तो 1/1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 1/1 का मैट्रिक्स कैसे आएगा, ए की बी में करके आएगा या बी की ए में करके आएगा। भाई जब ए की अगर बी में करोगे तो मैट्रिक्स आएगा 3/3 का, नहीं तो बी की ए में करो, क्योंकि जब बी की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, 1/1 का। हमको चाहिए भी कितना, 1/1 का। हाँ, अगर हमने इसको रो बनाया होता, इसको कॉलम बनाया होता, तब हमको ए भी करना पड़ता, फिलहाल हमको बी करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, मतलब बी ए। तो पहले बी को लिखो, इस 80 60 40, मल्टीप्लाई ए को लिखो 120 96 120। फाइनली 80 की मल्टीप्लाई वही चीज आएगी, वही आने वाला है अभी। 80 की 120 में हो जाएगी, 80 की मल्टीप्लाई 120 में, 60 की 96 में, देखो वही वही चीज निकल के आ गई प्लस 40 की 120 में। ठीक, और मुझे लगता है कि ये काम तो तुम खुद कर लोगे, इनकी मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देना, ऐड करके जो भी संख्या आएगी वो है यहाँ लिख देना, उतने रुपए ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लेंगे इसको तुरंत। देखते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 और 22 दोनों एमसीक्यू है, मगर एनसीईआरटी के एमसीक्यू को ना एमसीक्यू की तरह रटो मत करो कि इसका आंसर तो ए होगा या इसका आंसर तो बी होगा। इनको सोल्व करना होता है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होता है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। कह रहा है कि जो ये लाइन लिखी है ना ऊपर, ये दोनों क्वेश्चन के लिए है, 21 के लिए भी है, 22 के लिए भी है, कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये 5 कोई मैट्रिक्स है। एक्स कोई मैट्रिक्स है, वाई कोई मैट्रिक्स है, जेड कोई मैट्रिक्स है, डब्ल्यू कोई मैट्रिक्स है, पी कोई मैट्रिक्स है, जिनके ऑर्डर ये लिखे हुए हैं। मैं इधर लिख देता हूं साफ साफ सा एक बार। एक्स का ऑर्डर कितना है, एक्स का ऑर्डर है 2/n, ये लिखा हुआ है। मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर कितना है, वाई का ऑर्डर है 3/k। मैट्रिक्स जेड का ऑर्डर कितना है, जेड का ऑर्डर है 2/p। एंड डब्ल्यू, मैट्रिक्स डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है, n/3। और मैट्रिक्स पी का ऑर्डर कितना है, स्मॉल p/k। पांचों मैट्रिक्स के ऑर्डर दिए गए हैं। कह रहा है कि मैट्रिक्स p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई है ना, मैट्रिक्स p इंटू वाई डब्ल्यू इंटू वाई को डिफाइन होने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कि k और p की वैल्यू क्या क्या होंगी, k की 3 होगी या p की n, k की आर्बिट्रेरी मतलब अपने इच्छा से कुछ भी ले लो, और p की 2, p की आर्बिट्रेरी k की 3 या k की 2 p की 3। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइन होने के लिए क्या वैल्यू होगी p k n वगैरह की बताना है। ठीक, तो सुनो, यहां समझते हैं क्वेश्चन को, यहां समझते हैं क्वेश्चन को। हमको डिफाइन क्या करना है, पी वाई, हमको उसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इसको डिफाइन होने के लिए एक बार बताओ, एक बार ध्यान सुनना। पहले पी वाई, जब किसी दो मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्चुअल में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी का ऑर्डर कितना है, p/k। इस वाले y का ऑर्डर कितना है, y का ऑर्डर है 3/k। तो p और y की मल्टीप्लाई कब डिफाइन होगी, जब ये चीज इक्वल हो। याद करो, बताया था क्या नहीं, बताया था ना। तो मतलब एक बात बन रही है कुछ कुछ कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए भाई, तब तो पी वाई डिफाइन होगा। अब डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा, डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा, डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है, n/3, वाई का ऑर्डर कितना है 3/k। तो देखो यहां तो ठीक बैठ रही है बात, ये तो डिफाइन हो जाएगा। जब हम पी वाई मैट्रिक्स पी की मल्टीप्लाई वाई में कर देंगे, तो जो पी वाई का जो रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा, पी वाई का जो रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा वो आएगा p/k, याद है ना। पी वाई का ऑर्डर कितना आएगा, p/k। और इधर से डब्ल्यू वाई का रिजल्टिंग ऑर्डर क्या आएगा, n/k, n/k। ये चीज तुम्हारी आ चुकी थी, ये चीज तो, क्योंकि पी वाई डिफाइन तभी तो होगा जब k और 3 इक्वल होंगे आपस में। अब इसका ऑर्डर p/k आएगा, इसका ऑर्डर n/k आएगा, और मेरे को दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, पी वाई को डब्ल्यू वाई में। दो मैट्रिक्स जुड़ने के लिए क्या जरूरी है, दोनों का ऑर्डर होना सेम जरूरी है, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो मतलब p और n इक्वल होने चाहिए, क्योंकि k तो k के इक्वल आ रहा है। तो यहां से क्या बन रहा है कि p और n इक्वल होने जरूरी है भाई, तभी तो मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा। जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, p और n की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो दो रिजल्ट बन के आए कि p और n इक्वल हो और k की वैल्यू 3 हो। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा कि p और n इक्वल हो
और k की वैल्यू 3 हो। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सोच समझ के किया, ऐसे ही नहीं कि रट लिया इसका आंसर। चलो जी देखते हैं इसका बी पार्ट, मतलब 22, ये नोट कर लेंगे एक बार। जो ये ऊपर लाइन लिखी हुई थी यही 22 के लिए भी है। 22 में कह रहा है कि इफ n इज इक्वल टू p, if n is equal to p, then the order of matrix 7x minus 5z का ऑर्डर बताना है ना, 7x minus 5z का ऑर्डर। तो जो ऑर्डर x का होगा वही ऑर्डर 7x का होगा, मतलब क्या होगा 2yn। जो ऑर्डर z का होगा तो वही ऑर्डर 5z का होगा, मतलब कितना होगा 2p। और दो मैट्रिक्स को, ठीक है, दो मैट्रिसेस को, क्लियर है बात, दो मैट्रिसेस को हम कब घटा सकते हैं, सबट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब दोनों सेम ऑर्डर के हों। जब दोनों सेम ऑर्डर के हों तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, 2 इंटू एन और 2 इंटू पी सेम हो, यानी कि p की वैल्यू n हो जाए। लेकिन p की वैल्यू n ऐसा तो हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं लिखा, हमको तो ऑर्डर पूछ रहा है इसका। तो अगर इसका ऑर्डर 2/n भी चलेगा और 2/p भी चलेगा, तो ऑर्डर 2/n हो जाए या फिर ऑर्डर 2/p, दोनों ही इसके ऑर्डर माने जाएंगे, क्योंकि p और n तो इक्वल है ना, चाहे 2 इंटू एन कह लो चाहे 2 इंटू पी कह लो, भाई p और n तो इक्वल तो है आपस में। भाई 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, जो दोनों के सेम होने चाहिए, 2/n और 2/p एक ही बात है। अब इसमें कौन सा लिखा हुआ है, p/2 लिखा हुआ है, नहीं होगा, a पे लिखा हुआ है p/2। हमने कहा या तो ये होगा ऑर्डर या फिर ये होगा ऑर्डर, ये वाला तो होगा नहीं। b पे क्या लिखा हुआ है 2/n, तो लिखा हुआ है फिर, तो इसका आंसर बी ही ठीक माना जाएगा, क्योंकि सी है n/3 और डी है p/n। ठीक, तो हमारा ये क्या कहते हैं 3.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है आज इस वीडियो में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक यू।